नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मित्रों, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हमने बात किया है दोस्तों। और इस क्रम में ही हम इसके पहले वाला लेक्चर जो था दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से था। उसको हमने देखा था कि वास्तव में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है उसकी भूमिका क्या थी और क्या कारण थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद जो उदारवादी नेता थे उनकी क्या नीतियाँ थी उसके संबंध में मैंने बात किया था। जैसा कि आप जानते हैं जो उदारवादी नेता थे या यूँ कहें तो जो कांग्रेस के नेता थे, उग्रवादी नेता को छोड़ करके उनकी जो नीतियां थी दोस्तों, उनकी नीतियां जो थी उसी के विरोध में और उन्हीं को देखते हुए जो उग्रवादी नेता होते हैं ये तैयार होते हैं, उग्रता के लिए तैयार होते हैं, अपनी स्वतंत्रता के को मांग करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें एक जो देश प्रेम की भावना और आत्म बलिदान की जो भावना जागृत होती है मित्रों उग्रवादियों में, यह कहीं न कहीं कांग्रेस का ही कारण था। कि कांग्रेस की जो ढुलमुल नीति थी दोस्तों, जो कांग्रेस की एक ढुलमुल नीति थी, अनुनय विनय की जो नीति थी दोस्तों, वह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि जो उग्रवादी नेता थे उनके उत्पत्ति का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो उग्रवादी विचारधारा के लोगों में आत्म बलिदान तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्म बलिदान की भावना होती है उग्रवादियों में, और साथ साथ में जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने हेतु इन लोगों में जो देश प्रेम की भावना तथा विदेशी शासन के विरोध में, कहने का मतलब ये है कि जो भारत में विदेशी शासन हो रहा है इसका विरोध करने लगे। स्वराज की मांग किया इन्होंने, किसने? ये उग्रवादी नेताओं ने। वैसे इसे नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी स्वराज की मांग की, किंतु जो उदारवादी नेता थे दोस्तों उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की कल्पना नहीं की थी दोस्तों। आपको हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि वह आंदोलन नहीं करना चाहते थे, उग्र नहीं होना चाहते थे, वह एक अनुनय विनय तथा याचना के माध्यम से अपनी कांग्रेस को और जो भारतीय लोग थे उनकी सुरक्षा करना चाहते थे, और यह संभव नहीं था दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था दोस्तों कि यह जो याचना विनय और जो भी याचना हो रहा है इससे भारतीयों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बगैर संघर्ष के प्रत्यक्ष रूप से जो कार्रवाई होनी है उसको करना पड़ेगा, इसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी आधार पर दोस्तों आगे तिलक का यह विचार था कि भारत की जो राजनीतिक मुक्ति है दोस्तों वह अनुनय विनय से नहीं होने वाली है। तिलक ने कहा था कि जो भारत की राजनीतिक मुक्ति है दोस्तों वह अनुनय विनय से नहीं होकर के वह प्रत्यक्ष कार्रवाई से होनी है। कहने मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये सब शुरू किया जाए दोस्तों। और इसका लक्ष्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो लक्ष्य था दोस्तों वह स्वराज प्राप्ति का था। ठीक है, स्वराज की मांग एक तरीके से उग्र तरीके से कहा जाए तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी मांग की थी। स्वराज का मतलब जानते ही दोस्तों, स्वराज का मतलब ये होता है कि हमारे ही देश के लोग इस शासन को चलाएं। सरकार दूसरा हो लेकिन जो हमारे ही देश के लोग हैं कम से कम स्वतंत्र हों कुछ करने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो भारतीय हैं वह अपने ही बनाए हुए वस्तुओं का प्रयोग करें और जो विदेशी लेकर आ रहे हैं उनका बहिष्कार करें। ठीक है दोस्तों, यही काम
जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का था दोस्तों, ये उदारवादियों ने नहीं किया, और यही उदारवादियों ने किया होता तो जो ये उग्रवादी नेता लोग बाद में आकर के इतना उग्र हो जाते हैं, शायद ना होना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वराज की मांग और साथ साथ में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन, जो विदेशी थे उनके कपड़ों को जलाना, उनकी होली खेली गई दोस्तों, उनकी वस्तुओं को, जो विदेशी वस्तुएं थे उनकी होली खेली गई, मीन्स जलाई गई, और साथ साथ में जो स्वदेशी कपड़े थे उनका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वराज, तो अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो उग्रवाद की उत्पत्ति हुई, यह कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, कारण, इसके पहले जानते हैं जो ये उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद है, उग्रवाद राष्ट्रवाद में जो ये भूमिका उत्पन्न हुई, कौन सी, कि जो उग्रवादी नेता थे, ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध हो गए। उसके साथ साथ इन लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजों से मांग कर रही है, उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है। उसकी में जो भी मांगे की गई कांग्रेस के माध्यम से, उदारवादी नेताओं से, उसकी पूर्ति नहीं हुई, कुछ ही कामों को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, जैसा अब जो इनको लाभ हुआ, कांग्रेस नेताओं को जो अंग्रेजों से लाभ हुआ छुटपुट करके, उसका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है दोस्तों, आप जा करके वहां जरूर देखें उसको। ठीक है, तो ये जब इनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार होने लगा कांग्रेस के नेताओं से, तो जो उग्रवादी नेता थे ये उग्र हो गए और सोचने लगे कि अब हमको आत्म बलिदान दे देना है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर देंगे हम, और इसके लिए हमको होना पड़ा तो उग्र हो जाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। यही जो आंदोलन और ये सब पूरा विचारधारा है दोस्तों, यही एक उग्र राष्ट्रवाद है दोस्तों। ठीक है, इसी को उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रवाद के लिए कुछ भी कर जाना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो इनसे बात करें दोस्तों, जो इसमें जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे, प्रमुख उग्रवादी नेता में सबसे महत्वपूर्ण यहां से बन जाता है कि प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि उदारवादी जो चरण था, ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक मित्रों, उसे हमने बताया था कि कौन कौन उदारवादी नेता थे। ठीक है, उनमें उदारवादी जो नेता थे दोस्तों, आपको पता ही है कि जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, व्योमेशन बनर्जी थे दोस्तों, दीन सवाचा थे, केटी तैलंग भी थे। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये कुछ प्रमुख उदारवादी नेता थे, उसे मदन मोहन मालवीय महोदय भी थे। ठीक है, तो ये कुछ उदारवादी नेता थे, जिसमें से प्रश्न कभी कभी बन जाता है निम्नलिखित में से उदारवादी नेता नहीं है, या निम्नलिखित में से उग्रवादी नेता नहीं है। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि वास्तव में उदारवादी और उग्रवादी नेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास प्रमुख उग्रवादी नेता है दोस्तों, जो इसमें उग्रवादी नेता होते हैं, जो इस आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक आगे लेकर जाते हैं दोस्तों, उनके संबंध में बात करते हैं। जो प्रमुख उग्रवादी नेता थे मित्रों, प्रमुख उग्रवादी नेता, ठीक है दोस्तों, प्रमुख उग्रवादी नेता, प्रमुख उग्रवादी नेता में जो सबसे प्रमुख थे दोस्तों, जो सबसे प्रमुख थे आपको पता ही है, लाल बाल पाल थे, लाल बाल पाल थे दोस्तों, और साथ साथ में इनके साथ में थे अरविंद घोष महोदय। ठीक है दोस्तों, अरविंद घोष। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे लाल बाल का क्या मतलब है दोस्तों। ठीक है, लाल बाल का मतलब, लाल का मतलब लाला लाजपत राय हैं, आपको बताए ही थे दोस्तों। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और ये थे दोस्तों, ठीक है, बाल थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक महोदय थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों।
पाल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल थे, ये अरविंद घोष दोस्तों। ठीक है, लाल बाल पाल, आप समझ पा रहे होंगे कि लाल बाल पाल की जो उग्रवादी नेताओं में एक भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों। और वास्तव में जो ये बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने ही यह जो आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय जाता है दोस्तों, यह बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इन नेताओं में प्रमुख माना जाए तो बाल गंगाधर तिलक को ही श्रेय जाता है दोस्तों। दोस्तों जो ये लाला लाजपत राय महोदय थे, ये पंजाब से थे दोस्तों। कहां से थे? लाला लाजपत राय पंजाब से थे। बाल गंगाधर तिलक कहां से थे दोस्तों? या महाराष्ट्र से थे। कहां से थे दोस्तों? महाराष्ट्र से। और ये जो दोनों थे दोस्तों, ठीक है, ये जो दोनों लोग थे ये बंगाल से थे। ठीक है, कौन कौन? अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष यह बंगाल से थे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों कहां से थे? बंगाल से। तो हमारे ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो ये उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण होते क्या है, उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो उग्रवाद के उत्पत्ति के कारण है दोस्तों, इसमें ये होता है कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय में जो घटनाएं होती है वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, कि कैसे जो भारतीय होते हैं वह कैसे उनके दिमाग में एक उग्रवाद और राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत होती है, उसके संबंध में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की यदि बात करें दोस्तों, तो उसी समय या उसके पहले, ठीक है, मिस्र में, फारस में, यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनको जो यूरोपीय होते हैं उनसे स्वतंत्रता मिलती है। और कैसे मिलती है? वो भी ऐसे ही संघर्ष करते हैं जैसे कि ये करने वाले हैं। तो इनके माइंड में होता है, जो हमारे उग्रवादी नेता होते हैं उनके दिमाग में आता है कि जब वहां से इसी तरीके से उनको स्वतंत्रता मिल गई तो क्यों ना हम इसका प्रयोग करें और हम भी स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर जाएं। तो ये अंतरराष्ट्रीय जो घटना थी दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी में आप देखते हैं दोस्तों, एक छोटा देश, एक अफ्रीकी छोटा देश होता है अबिसिनिया। ठीक है दोस्तों, एक छोटा अफ्रीकी देश अबिसिनिया होता है। उसने क्या किया कि इटली को पराजित कर दिया। और जब इटली को पराजित कर दिया तो इनके दिमाग में ये भी उपज आया कि जब एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को, जबकि उस समय इटली एक प्रसिद्ध देश था, ठीक है, और एक संपन्न देश भी था दोस्तों, जब उसको हरा सकता है तो हम कुछ मुट्ठी भर के ब्रिटिशों को क्यों नहीं हरा सकते हैं। यह भी कारण था दोस्तों कि जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, उग्रवाद की जो भावना जागृत हुई भारतीयों में, यह भी एक उत्पत्ति का कारण था। दूसरा दोस्तों यह होता है कि उस समय जापान 1905 में रूस को पराजित कर दिया। तो यह भी कहीं न कहीं एक उग्रवाद और राष्ट्रवाद और जो देश प्रेम की भावना और स्वतंत्रता प्राप्त की ओर जाना की एक लालसा और भावना जो जागृत हुई, यह भी एक कारण है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में था, यह अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में था दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रश्न आता है निम्नलिखित में से उग्रवाद के उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है या क्या है, तो उसमें आप समझ सकते हैं, पहला है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, दूसरा राष्ट्रीय घटनाएं भी हैं राष्ट्रीय घटनाओं में, और फिर एक ये है महाराष्ट्र में उसमें प्लेग फैला। ठीक है, और फिर 1905 से 1900 मध्य में कुछ घटित घटनाएं होती हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय घटनाओं में आपको पता ही है, यदि हम बात करें राष्ट्रीय घटनाओं में, तो जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस जितना भी मांग करती है ब्रिटिशों से या ब्रिटिश सरकार से, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो भी मांग करते हैं उसकी लगातार उपेक्षा होती है, कोई उनकी मांग की पूर्ति नहीं की जाती है, कुछ ही तथ्यों, कुछ ही कामों को छोड़ करके जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे 1861 का जो अधिनियम होता है दोस्तों, उसके स्थान पर 1892 का एक्ट भारत परिषद अधिनियम लाया गया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम में भी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर नहीं किया गया। ठीक है, बस नाम मात्र का भारत 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित कर दिया गया और उसमें कोई विशेष सुधार नहीं किया गया दोस्तों। तो ये भी एक जो कि राष्ट्रीय घटनाओं के में उग्रवाद का कारण है, यह भी था। और उनके साथ साथ आपको पता ही है कि जो भी ये अनुनय विनय करते थे उन पर भी कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया जाता दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय जो घटनाएं थी या भी था कि कांग्रेस की जो मांग थी उसकी सरकार द्वारा उपेक्षा कर दिया जाना दोस्तों। तो इनके माइंड में आया कि यदि बार बार ऐसे उपेक्षा किया जा रहा है और जो हम मांग कर रहे हैं उसको मना किया जा रहा है, तो क्यों ना हम उग्र होकर के इनके ऊपर कोई ना कोई सशक्त या प्रत्यक्ष कार्रवाई किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में प्लेग जो फैला था उसके संबंध में बात करते हैं। दोस्तों जिस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला वहां पर लाखों लोग की मौत हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो प्लेग बीमारी होती है वह चूहों से होती है दोस्तों। ठीक है, तो जो प्लेग बीमारी हुई उसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उसके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि जो यह प्लेग फैला हुआ है यह क्या हो, कंट्रोल हो सके दोस्तों। ठीक है, या इससे छुटकारा पाया जा सके। तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इससे होता क्या है कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों। इस कुकृत्य को, सरकार के इस कुकृत्य को उजागर करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में उजागर करने का प्रयास किया और उजागर किया और आलोचना भी कर दिया दोस्तों उसमें। ठीक है, आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की जो समाचार पत्रिका केसरी होती है वह मराठी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो ये प्लेग का पूरा एक मामला होता है कि जो सरकार होती है उसके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, इसकी आलोचना इन्होंने भरपूर तरीके से समाचार पत्र केसरी में किया। उसके बाद होता क्या है मित्रों कि जो अंग्रेज होते हैं इसको देखते हैं और इसका विरोध करके इनको गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों। इनको गिरफ्तार करके 18 महीने की जेल में भेज देते हैं, 18 महीने कारावास के लिए इनको भेज देते हैं दोस्तों। और इसी बीच में महाराष्ट्र में दोस्तों तीन भाइयों की उत्पत्ति होती है और वह राष्ट्रवाद और उग्रवाद की श्रेणी में आ जाते हैं और इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है दोस्तों चापेकर बंधुओं। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की धरती पर उस समय जिस समय यह बाल गंगाधर तिलक जेल में गए होते हैं 18 महीने के लिए 1897 में दोस्तों, तो उस समय यह जो चापेकर बंधु होते हैं ये सामने आ जाते हैं। क्रांतिकारी जो उग्रवाद राष्ट्रवाद का एक जो आंदोलन चल रहा होता है उसमें सम्मिलित होते हैं और ये देखते हैं कि मीन्स जो काम ठीक कर रहा है, जो काम अच्छा कर रहा है, जो देश के हित में कर रहा है उसकी क्या गति हो रही है, उसे जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये तीनों भाई दोस्तों करते क्या है, ये भी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, ये चापेकर बंधु कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, चापेकर बंधु ये तीनों भाई होते हैं मित्रों। ठीक है, और तीनों भाइयों को लास्ट में फांसी दे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, चापेकर बंधु जो पहले होते हैं दोस्तों ये होते हैं दामोदर हरि चापेकर। ठीक है दोस्तों, ये
दामोदर हरि चापेकर होते हैं, दूसरे होते हैं दोस्तों बालकृष्ण चापेकर, ठीक है मित्रों। और तीसरे होते हैं वासुदेव चापेकर, ठीक है दोस्तों, वासुदेव चापेकर। वास्तव में दोस्तों ये तीनों भाई या यूं कहें तो जो चापेकर बंधु होते हैं, इसी के विरोध में कि बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने के लिए कारावास में डाल दिया गया और प्लेग के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसी के संबंध में उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे रैंड और आयस्ट को की हत्या कर देते हैं, रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं दोस्तों, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा रैंड और आयस्ट ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, रैंड और आयस्ट, ठीक है दोस्तों। ये दोनों अधिकारियों की ये चापेकर बंधु हत्या कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों कि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को पहले क्या करते हैं, इनको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, इनको फांसी दे दिया जाता है। और कुछ समय बाद जो इनको ध्यान दीजिएगा दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जिन्होंने इनको गिरफ्तार करवाया था, ठीक है दोस्तों, और जो गिरफ्तार करवाया था उसकी हत्या बाद में वासुदेव चापेकर कर देते हैं, जिसके कारण इनको भी फांसी दे दी जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों चापेकर बंधु होते हैं जो कि महाराष्ट्र में इनकी उत्पत्ति होती है और इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, और इस आंदोलन को स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया, रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये तो हुई जो विशेष तौर से कि जो उग्रवाद के उत्पत्ति के कारण में था अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, महाराष्ट्र में जो प्लेग फैला उसके संबंध में। अब हम बात करते हैं कुछ और भी घटनाएं थी दोस्तों, ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, होम रूल लीग हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो दोस्तों घटनाएं होती हैं इसके संबंध में हम डिटेल से बात करने वाले हैं।